अच्छा बच्चों, अब आते हैं हम लोग we're back on to IGCSE का. This is IGCSE Maths paper 22 of May June 2022. ठीक है, तो जरा वापस इधर से शुरू करते हैं. वो लास्ट टाइम पे हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 17 पे, वो कंप्लीट हो गया था. क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं. देखिए, इट सेज y is directly proportional to the cube root of x plus 1 when x is 7, y is equal to 1. तो वो कहता है find the value of y when x is 124. तो मुझे ये बताइए कि इसमें अब उसने सवाल में हमें ये कहा है कि देखिए, इट सेज y is directly proportional to the cube root of x plus 1. तो एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और क्यूब रूट है. तो y is directly proportional to the cube root of x plus 1. तो वो कहता है कि when x is 7, y is equal to 1. आपको याद है कि सबसे पहले तो जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन आता है और एक कांस्टेंट के साथ इंट्रोड्यूस होता है. याद? अब हम ये करते थे कि सबसे पहली दफा आपको इस के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के का जवाब निकालना पड़ता है, और वो के का जवाब निकलता है टू दीज एक्स एंड वाई के दोनों वैल्यूज जो गिवन. अब देखिए, y की वैल्यू 1 है तो मैं y की जगह 1 लिखूंगा, k की जगह k लिखूंगा और क्यूब रूट की जगह क्यूब रूट, और इस x की जगह मैं इस 7 को पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 7 प्लस 1. तो 1 इज इक्वल टू k टाइम्स क्यूब रूट 8. अब 1 इक्वल टू k टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 8 हमें पता है कैलकुलेटर पे 2 होता है, तो k वुड बी 1/2. इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1. ये हमारा इसमें फाइनल इस पूरे शक्ल की इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि k टाइम्स, देखिए ना यहाँ, ये k टाइम्स ऑफ क्यूब रूट x प्लस 1 था और k की वैल्यू अब हमारे पास हाफ निकल आई. तो आप इसे हाफ भी पुट कर सकते हो या 0.5, k की बात. अब वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 124. तो अब आपने y की वैल्यू तलाश करनी है जब x इज 124. तो 124 प्लस 1 ये आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू हाफ इंटू स्क्वायर रूट आ जाएगा 125. तो y इक्वल टू हाफ इंटू क्यूब रूट ऑफ, अच्छा सॉरी ये भूल गया मैं इधर, देखिए ये चीज़ें ज़रा आपने एहतियात करनी है. क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5, तो y इज इक्वल टू 5/2, y इज इक्वल टू 2.5. तो y की वैल्यू जो है ये 2.5 ऐसे करके ये आ जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये y का जवाब यूं आ गया. अब देखिए, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज, कहता है f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ d. f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ d. वो कहता है एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू f व्हेन d इज हाफ. कहता है जी कि व्हाट हैपेंस टू f व्हेन d इज हाफ. अब देखिए, आपको इस तरह के सवाल में पहले तो ये प्रोपोर्शनैलिटी बनानी चाहिए कि वो कहता है कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ d. अब देखिए, f अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ d है तो ये ऐसे आ जाएगा. नेक्स्ट लाइन में this will turn out to be f equal to k times 1/d², जो कि f equal to k/d², ये ऐसे आ जाएगा. अब देखें, वो कहता है कि आप बताइए कि एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू f जब d को हम हाफ कर देंगे. देखिए, अब इसके इस सवाल के एक लॉन्गर अप्रोच भी है और एक शॉर्टर अप्रोच भी है. शॉर्टर अप्रोच से आप ये कर सकते हो कि अगर आप ये देखें कि उसने हमें कहा कि जी क्या होगा जब हम d को हाफ कर देंगे.
अच्छा, ऐसे सवाल में ना जब भी वो पूछे तो एक बड़ा आसान सा हल इसका ये हो सकता है कि एज यूजुअल, चले हम इसका एक स्टैंडर्ड तरीका कर लेते हैं, पहले शॉर्ट लॉन्ग की बात नहीं करते, कि सबसे पहले के ही ढूंढे। अच्छा, जब उसने कहा हो ना डायरेक्ट ही आपको कोई इनिशियली एफ और डी की वैल्यू ना दी हो और आपने के तलाश करना हो फिर भी, और सवाल इस टाइप का हो कि एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू एफ व्हेन वन वेरिएबल इज हाफ्ड और डबल्ड और समथिंग, तो आप उसमें ना अपनी तरफ से इनिशियली एफ और डी ले सकते हो और फिर सेकंड टाइम में जो डी आपने शुरू में अज्यूम किया था उसका हाफ ले सकते हो। अब चूंकि 1 मार्क का है तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि देखिए इसमें सिंपली चलें, मैं खुद से एक अज्यूम कर लेता हूं। लेट्स अज्यूम कि जी एफ की वैल्यू वाज, कोई भी एक वेरिएबल चले ले लेते हैं, एफ की वैल्यू चले 1 ले लेते हैं। ठीक है, वैसे खुद से जब भी आप अज्यूम करो तो आप एफ की वैल्यू 1 ले लो और डी की वैल्यू चले मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने डी क्यों 2 लिया। देखो, चूंकि बाद में जाके हमने डी को क्या करना है, हाफ ना, तो कोई ऐसा अमाउंट लो डी का जिसको हाफ करें तो फिर कोई होल नंबर है। वैसे आप डी की वैल्यू 1 भी ले सकते थे, तो बाद में जब डी को हाफ करोगे तो उसे 0.5 कह देना। या अगर आप डी, सपोज कोई कहता जी मैं डी 4 लेता हूँ शुरू में, तो बाद में जब उस डी को हाफ करते तो आप 4 का हाफ 2 ले लेते। मतलब कोई भी वैल्यू ऑफ एफ, लेट्स अज्यूम एफ 1 है और डी की वैल्यू 2 है, तो आप कोई भी एफ की वैल्यू, कोई भी डी की वैल्यू ले सकते थे। तो चले पहले इन दोनों के जरिए मैं वहां से कांस्टेंट तो निकाल लूँ ना, के की वैल्यू। तो अब देखो, एफ की जगह मैं 1 पुट कर लूंगा, के की जगह के और डी की जगह 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू के अपॉन 4। तो के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। इसका मतलब है कि इक्वेशन बनी एफ इज इक्वल टू के अपॉन डी स्क्वायर, है ना, तो यानी 4 अपॉन डी स्क्वायर, ये ऐसे आ गया। अब ये है वो इक्वेशन जो आपकी इन अज्यूम्ड वैल्यू से ये इक्वेशन बनी। तो अब वो कहता है एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू एफ। तो चलिए अब हम ढूंढ लेते हैं कि एफ की वैल्यू को क्या होगा, तो एफ को एफ ही रहने देते हैं, 4 को 4 ही रहने देते हैं। और इधर देखिए, कहता है व्हेन डी इज हाफ्ड, कि जब कहता है इस डी की वैल्यू को हाफ कर देंगे, तो जो भी आपने इनिशियली डी, कुछ मर्जी ले लो, जो भी डी की वैल्यू आपने इनिशियली अज्यूम की थी उसका आप यहाँ पे हाफ ले लेंगे। तो डी की वैल्यू 2 का हाफ कितना होता है, डी की वैल्यू 2 का हाफ ये 1 आ जाएगा, और इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो बताइए एफ कितना निकल आया, 4/1 यानी कि 4। इसका मतलब है, जरा गौर से अब इस बात को समझिएगा कि देखिए, जब आपने डी की वैल्यू को आधा किया तो आपका एफ पहले 1 था, अब एफ कितना निकल रहा है, 4। तो एफ को क्या हुआ, बेसिकली एफ 4 टाइम्स इंक्रीज नहीं हो गया, डबल नहीं हुआ, बेसिकली एफ की वैल्यू जो भी इनिशियली थी वो 4 टाइम्स अब बढ़ गई। तो उसने ही कहा ना कि एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू एफ व्हेन डी इज हाफ्ड। तो मैं एक दफा रिपीट इसको करता हूं कि देखिए, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर का मतलब तो ये है, जो कि नेक्स्ट लाइन में ये बनता है और फाइनली ये बनता है। अब इनिशियली के निकालने के लिए यू कैन अज्यूम एनी वैल्यू ऑफ एफ एंड एनी वैल्यू ऑफ डी जो आपका दिल करे। उसके जरिए जब के निकल आएगा, जैसे ये निकला 4, तो आपने एफ की वैल्यू 1 अज्यूम की, डी 2 अज्यूम किया, तो के आपके पास 4 निकल आया। तो इक्वेशन बनी एफ इक्वल टू 4/d²। अब सोचो कि आपने जब डी की वैल्यू को कहता है हाफ किया, तो डी की वैल्यू 2 से हमने हाफ कर दी 1, और आपका एफ का आंसर फिर इस इक्वेशन में देखो ना, के अपॉन 1 का स्क्वायर, तो ये 4/1 4 ही आता है। तो इसका मतलब है कि आपका एफ की वैल्यू पहले 1 थी, अब 4 है। तो बेसिकली एफ के साथ क्या हुआ कि इट हैज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। तो आप इसमें यूं लिखें कि जी एफ इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स
जब d आप हाफ करोगे, तो when you half the d, it means that f will increase by 4 times. यहाँ तक क्लैरिटी है? चलिए अब जरा देखिए इसका आंसर, चले मैच कर लेते हैं फ्रॉम द बैक। लेट्स सी कि हम सही कर भी रहे हैं या नहीं। तो आप तो हर दफा एज यूजुअल टाइमर्स लगा के काम करते हो। तो अब इसमें देखिए, जो पहला हमारा 18 का ए पार्ट का आंसर था, दैट वाज 2.5, जो हमारा इधर भी 2.5 ही आ रहा है। और इधर वो कहता है मल्टीप्लाइड बाय 4, तो बेसिकली इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स या मल्टीप्लाइड बाय 4। देखो ना, इसने ओ ई और इक्विवेलेंट वर्डिंग्स कहता है इस जवाब में लिखी हुई हूँ। तो हमारे हिसाब से ये दोनों बातें बिल्कुल एक ही तरह की बात। तो इस तरह आपने ना ऐसे किसी क्वेश्चन में सोचना है। तो देखिए बेसिकली पास्ट पेपर्स क्या हैं, ये जो आपको 6 इयर्स के पेपर्स प्रैक्टिस करने को कहे गए, तो दीज आर द स्टैंडर्ड बेहतरीन सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस, जिससे आपको हर सिचुएशन जो है ना विद इन 5 इयर्स, जो लेटेस्ट 5 इयर्स पिछले होते हैं, उनमें हर तरह की सिचुएशन कह लीजिए कि 5 5 6 6 दफा आपको एक्सपोज होती है, P1s में भी, फिर इसी तरह अलग से P2s में भी। तो बड़ी अच्छी एक प्रैक्टिस रिविजन इसमें हो जाती है। तो ये दोनों आपके इस केस के जवाब हैं। अब जरा आ जाइए, मूविंग ऑन टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ये पूरे पेपर्स ही सॉल्व किए हैं, तो ये भी जरा आप लोग देख लीजिए। अब वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज 7x-8। अब देखो ये फंक्शंस का एक बड़ा आसान सा चैप्टर था, जो अभी भी अपलोडेड रखा हुआ है मैंने, आप इसको रिवाइज रिव्यू देख सकते हो। कहता है एफ ऑफ एक्स इज दिस मच, जी ऑफ एक्स इज दिस मच, एंड एच ऑफ एक्स इज दिस मच। देखिए ये तीनों फंक्शंस ही हैं कि देखो, अब इस फंक्शन के मुताबिक वो ये कहना चाह रहा है कि जब आपका ऑब्जेक्ट एक्स होता है तो उसका इमेज 7x-8 के जरिए निकलेगा। तो जब ऑब्जेक्ट एक्स होगा तो इमेज उसका ये होगा। इस जी ऑफ एक्स के फंक्शन के मुताबिक वो ये कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट एक्स होगा तो आपका इमेज 4/x+5 के थ्रू जवाब निकलेगा। यानी जो एक्स इधर पुट करोगे वही एक्स इधर पुट करके इस ऑब्जेक्ट एक्स का इमेज इसके जरिए निकल आएगा। ठीक है, कौन से वाला चैप्टर? और इसी तरह बच्चों देखिए, अगर ये एच ऑफ एक्स भी एक फंक्शन है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक्स हो तो उसका इमेज इस फंक्शन के मुताबिक चाहिए, तो आप 2 पावर x+1 के जरिए निकाल सकते हैं। यानी देखिए, अगर ऑब्जेक्ट एक्स पुट करूं तो इधर भी वही ऑब्जेक्ट पुट करो, तो ये पूरी चीज के जरिए इस ऑब्जेक्ट एक्स का इमेज की वैल्यू निकल आई। अब सबसे पहले तो वो कहता है कि फाइंड करो, इसको याद है कैसे पढ़ते थे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि जब किसी फंक्शन का, अब वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x-8, अब हमसे वो इस फंक्शन का इनवर्स मांग रहा है। तो सबसे पहले तो याद है एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करेंगे y से, और फिर आपने इसमें x को सब्जेक्ट बनाना। अब x को सब्जेक्ट बनाना है तो ये y उधर आके क्या हो जाएगा, y+8 इज इक्वल टू 7x। अब y+8 इक्वल टू, ये 7 डिवाइड हो जाएगा नीचे, तो याद है अब जो x है वो बन जाएगा f इनवर्स। जब फंक्शन रिवर्स होता है तो याद है लॉजिक पड़ी थी कि ऑब्जेक्ट्स इमेजेस बन जाते हैं और इमेजेस ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं, इसीलिए y को हम परली साइड पे जितने भी y's हैं उन सारों को भी रिप्लेस विद x नाउ, क्योंकि फंक्शन उलट हो गया ना। तो ये आपके पास एक इनवर्स फंक्शन सपोज ऐसे करके आ गया। तो देखिए यहाँ चूंकि ऑलरेडी एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है, तो आप इधर से x+8/7 ये करेंगे। ठीक है, x+8/7 ये आप इस तरह ले आओगे। अब जरा देखिए, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है व्हेन h ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ 1/3। अच्छा मसला ये है कि देखिए इसमें आपको वैल्यू ऑफ एक्स तलाश करनी है, और एक इक्वेशन उसने खुद दे दी हुई है।
मैं इस इक्वेशन को जरा यहां दोबारा लिखता हूं कि h of x इज इक्वल टू g ऑफ 1/3। देखिए, आपको करना ये पड़ेगा कि इसमें h of x की जगह तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देखो, h of x इस पूरी चीज के इक्वल है ना। देखें, h of x फर्ज करो, अब अगर एक तराजू में एक तरफ आपके पास ऐसे h of x पड़ा हुआ हो और एक तरफ 2x+1 पड़ा हो, 2 power x+1, तो ये इक्वेशन कह रही है कि ये दोनों इक्वल वैल्यूज। तो मैं h of x की जगह इस पूरे को रिप्लेस कर सकता हूं। तो मैं इस h of x को लिखूंगा 2 का पावर x+1, और यहां से g ऑफ 1/3 को, इसको क्या लिखूंगा? देखिए, g ऑफ 1/3 को आप ऐसे लिखेंगे कि ये देखिए, अब g ऑफ 1/3 के लिए आपको इधर जाना चाहिए और देखिए ये g वाला फंक्शन ये इस्तेमाल करना चाहिए। अब मसला ये है कि मैं यहाँ पे आके इसको यूं लिख लेता हूं, चलें, कि देखिए अब ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है? 1/3 है ना। देखिए, ये ऑब्जेक्ट x था, तो इस फंक्शन के अब इस ऑब्जेक्ट x की वैल्यू 1/3 है। तो हमने ये देखना है कि इस g के फंक्शन के मुताबिक इसका इमेज कितना निकलता है। याद है कि इसका g ऑफ x, यानी अगर ऑब्जेक्ट x 1/3 है तो उसका g यानी इमेज इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट x कितना निकलेगा। तो आप जरा पहले इधर से ये ढूंढ लो साइड पे अलग से जाके कि देखिए g ऑफ 1/3 करने से आंसर आएगा कितना। अब फंक्शन था g ऑफ x इक्वल टू 4/x+5। देखिए, g ऑफ x का फंक्शन ये है। तो जब ऑब्जेक्ट आपके पास 1/3 है, देखें इस ऑब्जेक्ट x की जगह मैं 1/3 पुट करूंगा, तो परली साइड पे भी याद है उस x की जगह 1/3 ही पुट किया जाएगा ना, और +5 एज इट इज। तो जरा देख लेते हैं कि जब इस ऑब्जेक्ट x की वैल्यू 1/3 थी, तो इधर भी तो x की जगह 1/3 पुट करेंगे। लेट्स सी कि g ऑफ 1/3 यानी कि इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट 1/3 कितना इमेज निकलता है। तो आप कैलकुलेटर पे इसको देखिए, अब 4 ऐसे पूरा वो लगा लो, बॉक्स अपॉन बॉक्स। तो देखिए, बॉक्स अपॉन बॉक्स में 4 अपॉन, फिर बॉक्स अपॉन बॉक्स लगाना पड़ेगा आपको 1/3, और अब 2 दफा रिप्ले दबा के +5। कैलकुलेटर पे ये फॉर्मेशंस निकाल लेते हो ना। तो ये आपने जवाब निकाला, ये आया 17। जरा बताइए कितना निकला। अब अगर देखो इसको पूरा आप उस वर्किंग से करते हो, तो ये बेसिकली यूं होगा ना कि 4 डिवाइडेड बाय 1/3 +5, फिर ये आएगा आपके पास g ऑफ 1/3 इक्वल टू, अब 4 इंटू 3/1 +5। देखिए, अगर आप इसको इस तरह वर्किंग दिखा दो तो ये तो बेस्ट है। ऐसे कर दें, 4 डिवाइड बाय 1/3। अब जब ये 4 डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, तो आपको याद है फ्रैक्शन फ्लिप ओवर हो जाता है। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी हो सकता था, और यहाँ पे भी चलें, वर्किंग सबूत से हर एक चीज दिखा दिया करो। तो अब ये आएगा 4 3 आर 12, तो 12 +5, तो g ऑफ 1/3 आ रहा है 17। तो देखिए, सवाल ये था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट 1/3 होता, ऑब्जेक्ट x 1/3 होता, तो g के फंक्शन के मुताबिक उसका इमेज 17 निकलता। तो अब g ऑफ 1/3 इक्वल टू 17 है। तो मैं ये करने लगा हूं कि इस g ऑफ 1/3 की जगह, अब इस g ऑफ 1/3 यानी इमेज ऑफ 1/3 कितना निकला? 17 ही निकलता है। तो इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया। तो देखिए, h ऑफ x की जगह मैंने इस h ऑफ x की जगह तो इसका पूरा ये 2 power x+1 ये रिप्लेस किया। क्वेश्चन में इक्वल टू की जगह इक्वल टू रिप्लेस किया, और g ऑफ 1/3 पहले साइड पे जाके देखो इधर से, और इस वर्किंग से ये फाइंड कर ली। ठीक। अब आपने
इसमें वैल्यू ऑफ एक्स ढूंढनी है। तो व्हाट डू यू डू? देखिए ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक्स पावर में पड़ा हुआ है। तो इक्वेशन में सबसे पहले आपने ये करना है कि इस वन को उठा के उधर ले जाएं। तो ये 2 पावर x इक्वल टू 17 माइनस वन नहीं बनेगा, जो कि नेक्स्ट लाइन में 2 पावर x इक्वल टू 16 नहीं बनेगा। अब गौर करो कि ये दोनों, देखिए अब आपका वेरिएबल पावर में पड़ा हुआ है, तो यू विल मेक, याद है, यू विल मेक बोथ द बेसिस सेम। तो मुझे बताइए कि 2 की पावर x तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट बेस है, 16 को 2 की पावर 4 की हालत में लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो जब बेसिस सेम होती हैं तो उन्हें काट देते हैं, तो फिर ये पावर x बेसिकली 4 के बराबर नहीं थी। तो इट मीन्स कि x की वैल्यू आपके पास इस क्वेश्चन में 4 निकली। तो ये x इक्वल टू ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपने सिर्फ डैश में अब उसकी वैल्यू फिलअप करनी है एज x इक्वल टू 4। तो ये इस टाइप का फंक्शंस का एक सवाल, आई होप समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, लेट्स चेक द आंसर्स फ्रॉम द बैक कि आर वी डूइंग इट इन द राइट डायरेक्शन कि नहीं। तो पहला पार्ट तो देखिए आपका वही आ रहा है, x+8/7, तो यहाँ भी x+8/7। दूसरा आपके पास x की वैल्यू 4 आ रही है, इधर भी x की वैल्यू 4 ही आ रही है। ठीक है, तो अब टाइम मैनेजमेंट, 1 मार्क पर मिनट की स्टैंडर्ड स्पीड, ये सब अब आफ्टर दिस इनफ प्रैक्टिस, चूंकि P2 के अभी हमने स्केड्यूल के मुताबिक, जैसे आपको रोज का टास्क 15 से मिलना शुरू हुआ था, उसके मुताबिक हमारा अब तक 12 पेपर्स GCIG अपने अपने आप लोगों ने P1 P2 मिला के किए। तो इंशाल्लाह अब टाइम मैनेजमेंट का इशू इतना नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20th पे आइए, कहता है फैक्टराइज कंप्लीटली। आपको याद है बच्चों, फैक्टराइज कंप्लीटली का मतलब, फैक्टराइज मींस टू मेक या टू क्रिएट ब्रैकेट्स। मैंने एक आसान लफ्जों में बताया था आपको कि फैक्टराइज का मतलब टू क्रिएट ब्रैकेट्स होता है। अच्छा, अब जब इस तरह से चार टर्म्स दी हुई हों, याद है ये भी एक स्पेशल केस हमने पढ़ा था कि जब चार टर्म्स दी हुई हों तो आप दो दो का पेयर बना लो। देखिए अब कई बार ये दो दो का पेयर ऑलरेडी इसमें पहले से ही कुछ ना कुछ कॉमन होता है, बट अगर आप इसको स्वैप अराउंड कर लें तो भी कोई हर्ज नहीं। अब देखो मुझे वैसे दिख रहा है कि ये 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, हो तो ये इस हालत में भी सकता है, बट देखिए मुझे नजर आ रहा है कि 2m और -8km, 2 और 8 में भी कॉमन होगा और m भी कॉमन है दोनों में, तो ये अच्छा एक कॉम्बो बन जाएगा। और 3p और -12kp, 3 और 12 में भी देखें 3 कॉमन आ जाएगा और p भी कॉमन, तो ये एक ज्यादा बेहतर कॉम्बो है कि आप स्वैपिंग करके लाइक टर्म्स पहले ऐसे इकट्ठी मिला लें। तो मैंने ये किया कि मैंने 2m और -8km को, और अब +3p और इधर से -12kp, ये सबसे आइडियल कॉम्बो इसमें बन सकता है। तो व्हाट वी डू इज कि यहां से अब देखिए आप इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा, सॉरी खाली 2 कॉमन नहीं लेंगे बल्कि इसमें से एक 2 कॉमन लेंगे और एक m कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, 2m और यहां से 2m। ठीक है, तो अब ये आएगा आपके पास 1 माइनस, देखिए जब आप 2m, एक 2 तो कॉमन था दोनों में और एक m भी दोनों में कॉमन है, तो 2m कॉमन लेने का मतलब है आप बेसिकली 2m से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हो। तो याद है जब फ्रैक्शंस ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं तो सिर्फ अप डाउन कटिंग अलाउड होती है, आप ऐसे क्रॉस में कटिंग कभी भी नहीं कर सकते। तो देखो ये m से m गया, 2 से 2 गया, तो ये पूरा 1 बच गया ना इधर, सी यू लेफ्ट विद 1 ओनली, माइनस एज इट इज कॉपी हो गया, और यहां से ये 2 1 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, m से m गया, तो यूर लेफ्ट विद 4k। अब गौर करो कि इन दोनों में, याद है अब जब एक दफा, जब दो डिफरेंट साइंस हो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो मैंने आपको एक आदत बताई थी कि पहले पॉजिटिव कॉमन लेकर देखो, इस ब्रैकेट जैसा अगला ब्रैकेट बन गया तो ठीक है, वरना फिर एक दफा माइनस कॉमन लेके ट्रायल मारेंगे। मकसद तो दोनों ब्रैकेटों को सेम बनाना था ना। तो यहाँ पे देखिए मैं यूं करता हूँ, पहले चले पॉजिटिव कॉमन ट्रायल मारता हूँ। ये 3 और ये 12 है, तो इसको मैं यहां से 3p कर देता हूं,
तो अब गौर कीजिए कि जब ये 3p दोनों तरफ डिवाइड होगा तो अब ये कितना आएगा। अब देखो ये आपके पास अगेन 3 से 3 कट के, p से p कट के, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 1 टाइम्स 3 4 टाइम्स, तो ये 4, p से p कट के ये 4k हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि ये 1 माइनस 4k और 1 माइनस 4k ये ऐसे आ जाएगा, तो दिस विल बी 1 माइनस 4k एंड 2m प्लस 3p। याद है जब ये दोनों ब्रैकेट्स का जवाब सेम हो जाए इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही सिलेक्शन की है। तो अब एक दफा इन दोनों को आप ले आओगे और दूसरा याद है फिर इनमें से सेम ब्रैकेट को एक दफा और जो बाहर कॉमन बचता है उसको ये अंदर एक ब्रैकेट में कर देंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि 2m प्लस 3p पहले लिखा हो या 1 माइनस 4k, क्योंकि याद है मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर का मैटर नहीं होता, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में आपको बताया गया था कि 2 3 जार भी देखिए 6 ही आंसर आता है, और अगर स्वैप अराउंड कर दें तो 3 2 जार का जवाब भी 6 आता है। तो मल्टीप्लिकेशन में इट डजेंट मैटर कि पहले कौन सा ब्रैकेट लिखा हो, तो इट कैन बी आइदर दिस, और आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि 2m प्लस 3p एंड 1 माइनस 4k, आइदर वे करेक्ट है। तो इसमें आप इसको यूं लिख सकते हैं 1 माइनस 4k इंटू 2m प्लस 3p। तो देखिए हर चीज इसमें रिकॉल भी हो रही है ऐसे करके। अब जरा देखिए इसने कहा कि 5x², अब इसको भी फैक्टराइज ही करना है आप। देखिए ये दो टर्म्स वाला क्वाड्रेटिक कुछ एक्सप्रेशन है, तो फिर इसमें सबसे पहला थॉट तो आईडी नंबर 3 का लगना चाहिए, बट मसला ये है कि ये 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आईडी 3 का प्लान तो कैंसिल। तो फिर पहला काम कॉमन वाला हो सकता है कि देखिए इसमें हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो यू विल बी लेफ्ट विद x² माइनस 4y²। बट अब आपको याद है कि जब आपने 5 कॉमन ले लिया, बेसिकली 5 कॉमन लेने का मतलब है आपने 5 से दोनों तरफ डिवाइड किया। अब बताओ कि जब ये 5 से दोनों तरफ डिवाइड किया, अब कई लोग इधर करके रुक जाते हैं, बट मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट में अब गौर करो कि यार पहले तो आईडी 3 डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो पा रही थी, बट उसने फैक्टराइज कंप्लीटली कहा है, तो 5 कॉमन लेकर अब आप सोचो कि अगर इसको गौर करें तो देखो x² इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x, तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, ठीक है, और 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, y² इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ y। तो क्या ये वो a² माइनस b² नहीं बन रहा? तो फिर तो इस पे आईडी 3 अब लग सकती है। तो आप 5 को साथ चलाते जाएंगे और ये ऐसे आ जाएगा x² माइनस 2y का स्क्वायर ऐसे करके, विच विल फाइनली बी 5 एंड 2, एक दफा x प्लस 2y, एक दफा x माइनस 2y। तो अब आईडी 3 हमने लगाई कि इस पे देखिए एक दफा x प्लस 2y, x माइनस 2y, और बाहर ये फिर, तो बेसिकली ये तीनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो कंप्लीट फैक्टराइजेशन को 3 मार्क्स उसने फ्री के इस तरह दिए हुए हैं, तो ये 5 इंटू एक्स प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y, ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? तो अब मुझे एक बात बताओ कि देखिए इसका अगर चले अगला पार्ट नहीं है तो लेट्स चेक दीज आंसर्स कि ये ठीक किए हमने, जो कि बिल्कुल होपफुली सही होंगे। कि देखिए अब इसमें 2m प्लस 3p 1 माइनस 4k एक ही बात है, और फिर 5 इंटू एक्स माइनस 2y एक्स प्लस 2y। ठीक है, तो इनके ऑर्डर से बताया था मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे x प्लस 2y पहले लिखें या x माइनस 2y, चूंकि एज लॉन्ग एज दे आर मल्टीप्लाइंग ऑर्डर डजंट मैटर। तो ये आपने फैक्टराइज कंप्लीटली ऐसे करना था। क्लियर हो गया? अब जरा आइएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 21, ये भी अगेन देखो अब सीक्वेंसेस का सवाल है। अब उसने बताया हुआ है कि द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज an² प्लस bn माइनस 4। कहता है द फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस का -3 है और सेकंड टर्म जो है वो 2 है। यानी देखिए अगर अगर हम देखें तो द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज दिस, यानी देखो ये nth टर्म का फॉर्मूला है an² प्लस bn माइनस 4। याद है ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस हैं, और ये हमने किया हुआ है। क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस का लेक्चर अभी भी अपलोडेड है, दोबारा फॉर रेफरेंस आप देख सकते हो कि उसमें
आपको एक बड़ा इजी सा तरीका बताया गया था, थोड़ा सा लेंथी था, बट इस सवाल में खैर हमें nth टर्म का फॉर्मूला बनाना नहीं है, वो सारा प्रोसीजर उसके लिए था। यहाँ तो इसने खुद बता दिया कि दी nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, कहता है एक सीक्वेंस है, उसका अगर nth टर्म निकालना है तो उसका मेन फॉर्मूला, तो द फॉर्मूला व्हिच विल गिव यू द nth टर्म और एनी टर्म इन द सीक्वेंस इज दिस। तो याद है हम nth टर्म को tn लिखते हैं, और इज का मतलब यहाँ इक्वल टू आ गया, और ये एक्सप्रेशन आ गई। अब कहता है द फर्स्ट टर्म इज -3, यानी देखो अगर इस सीक्वेंस को हम देखें तो उसकी पहली टर्म -3 है, सेकंड टर्म 2 है, और फिर कोई थर्ड टर्म होगी, फोर्थ होगी, करते करते ये नंबर सीक्वेंस ऐसे चल रहा। अब मुझे ये बताओ कि वो कहता है कि जी आपने वैल्यू ऑफ ए एंड द वैल्यू ऑफ बी ये तलाश करनी, क्या दिमाग में आ रहा है? अब जरा आइडिया दो कि ये जो पहली टर्म दी हुई है T1, याद है द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम T1 का खिताब नहीं देंगे, और ये वाली हमारी इस सीक्वेंस की T2 है। तो जरा गौर से देखना कि जब टर्म 1 आपने ढूंढनी हो, लेट्स सी कि इस फॉर्मूला के थ्रू देखिए, मैं इधर से ये देखूंगा कि टर्म 1 यानी n की वैल्यू जब आपने 1 पुट की तो इधर a की जगह a आएगा, और n की जगह जो n की वैल्यू यहां पुट हुई है फंक्शंस की तरह, इधर भी n की तो वैल्यू वही पुट नहीं होगी, b की जगह b, अब इस n की जगह 1 -4। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? अब देखिए यहां से ये T1, दिस विल बी a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 -4। तो ये सारी वर्किंग जो हमने ऐसे की हुई थी, तो a इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1 इंटू b ही होगा, और -4। तो ये आ जाएगा आपके पास a प्लस b -4। इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस a प्लस b -4 है। और बताइए कि ये a प्लस b -4 पहली टर्म की वैल्यू है, तो T1 की वैल्यू थी कितनी, फर्स्ट टर्म है कितना? तो मुझे बताओ ये T1 की जगह अब हम -3 रिप्लेस नहीं कर देंगे? कि देखो ना, अब ये एल्जेब्रिकली फर्स्ट टर्म की वैल्यू इतनी थी, एल्जेब्रा वाइज फर्स्ट टर्म की वैल्यू इतनी आ रही है, और डिजिटली फर्स्ट टर्म -3 है, तो ये पूरी अमाउंट इस -3 के इक्विवेलेंट ही नहीं है। तो यहां से अब आप बताइए कि ये a प्लस बी इज इक्वल टू -3, अब ये -4 इधर आके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो a प्लस बी वुड बी इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। बात समझ आई बच्चों? तो ये इक्वेशन नंबर 1 ऐसे करके ये आ, अब इसी तरह एक और इक्वेशन हम बनाएंगे और फिर उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो गौर कीजिए जरा, चलें, इधर स्पेस अच्छी खासी थी, मैंने थोड़ा इसको यूटिलाइज करना है इसको पूरी तरह। ये देखिए अब आपके पास यहाँ पे सेकंड टर्म कितनी है, ये -3 पहली टर्म थी ये, तो इसको T1 कह लेते हैं, इसको T2 कह लेते हैं, और ये इस तरह चलता जा। अब सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस कैसे निकाल, देखिए अब सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस T2, फॉर्मूला वही लगेगा ना, a इंटू 2 का स्क्वायर। चलिए मैं इसको दोबारा यहाँ लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, कि दोबारा वही nth टर्म का फॉर्मूला लगेगा, an² प्लस bn -4, ऐसे ही है ना जी? अब देखें इसमें, अब आपके पास जब ये सेकंड टर्म है, लेट्स सी कि जब टर्म नंबर 2 था तो इस फॉर्मूला के थ्रू क्या जवाब आता है, a की जगह a, n की जगह 2 का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, b की जगह b, n की जगह 2, और -4 की जगह -4। तो ये T2 वुड बी a इंटू 4 और प्लस 2b -4, तो T2 would be 4a प्लस 2b -4। अब बताओ, देखो एल्जेब्रिकली सेकंड टर्म की वैल्यू इतनी आ रही है, जबकि डिजिटली सेकंड टर्म आपकी वैल्यू जो थी, सेकंड टर्म की वैल्यू -2 थी। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं कि ये -2 इज इक्वल टू 4a
प्लस 2b माइनस 4 है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि ये -4 इधर जाके क्या बन जाएगा, -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b। तो ये आएगा आपके पास 2 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b। तो अब देखिए ये आपके पास, अच्छा इस इक्वेशन में ना आप एक काम ये कर सकते हो, अच्छा हाँ सॉरी -2, हाँ सॉरी सेकंड टर्म +2 है, सॉरी सर। तो ये +2 पुट करते हैं जी, जरा 1 मिनट, मैंने से मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, ये -2 नहीं है, तो दिस इज +2। तो व्हाट आई विल डू इज कि ये आपके पास अब आ जाएगा ऐसे 6 करके ना, क्योंकि +4 6 हो जाएगा। लेकिन अब देखो इसमें आपको एक चीज देख लेनी चाहिए कि इधर अगर मैं देखूं कि ये 4a और 2b में 2 कॉमन है ना, तो ये 2a प्लस b और ये 6, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस पार आके डिवाइड होगा, तो ये 2a प्लस b इज इक्वल टू, दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, 2a प्लस b इज इक्वल टू ये 6/2 आपके पास बन गई 3। ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। तो आपको इस तरह ही करना चाहिए, बजाय इसको इसी हालत में रखते कि इन दोनों में कॉमन आप देख रहे हो 2 कॉमन है, और उस 2 को फिर नीचे ले जाके डिवाइड किया, तो सिंपलेस्ट शक्ल इक्वेशन की ये बनी जी। वही किया, 6/2 को मैंने देखा ना इक्वल टू 3 ही किया, वो सिर्फ लिख मैंने इस तरफ दिया, बात तो एक ही। तो अब इक्वेशन नंबर 1 देखिए, फाइनली आपके पास अब इक्वेशन नंबर 1 ये बनी थी, a प्लस बी इक्वल टू 1, देखिए a प्लस बी इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन ये बनी थी आपके पास, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। ये दोनों इक्वेशन आपके पास ये आ गई। तो अब इन्हें साइमल्टेनियसली हमें सॉल्व करना तो आता है थ्रू एलिमिनेशन का मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम ये देख लेते हैं कि पहले जरा गौर से देखो, इसमें एक काम वैसे ये हो सकता था, वैसे तो मैंने बताया था कि आप इसमें पहले ही अल्फाबेट को सेम बना लिया करो, ठीक है। तो जवाब एक ही बनता है, लेकिन आप गौर करो कि यहाँ पे बी ऑलरेडी सेम हुआ हुआ नहीं। लेकिन चलें, आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इसी तरह कर लेता हूँ कि देखो इधर ए का कोएफिशिएंट 1 है और इधर ए का कोएफिशिएंट 2 है, दोनों को हमने 2a बनाना, तो आप फिर इस पूरे को भी इंटू 2 कर दो, और इसको 2a बनाना है तो इसको इंटू 1 कर दो, ठीक है। अब होगा ये कि ये 2 टाइम्स a प्लस ये इसके साथ और इसके साथ प्लस 2 टाइम्स b इज इक्वल टू ये 1 टाइम्स 2, ये भी मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये 1 2 ज़ा 2a, तो ये बनेगा आपके पास 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। अब जरा गौर से देखिए कि ये पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव को माइनस कर देंगे, इस पॉजिटिव को माइनस कर देंगे, और इस पॉजिटिव को माइनस कर देंगे। तो ये +2a -2a कट गया, +2b माइनस b वुड बी a b, और 2 - 3 वुड बी -1। तो b की वैल्यू -1 आ गई, और जब ये b की वैल्यू निकल आए तो आप इसकी ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 या ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 2 में से किसी एक में पुट कर लो। चलो मैं 1 वाला आसान इक्वेशन है, तो इसमें a प्लस बी इज इक्वल टू -1। अब b की वैल्यू -1 पुट करता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, a -1 इक्वल टू -1, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा a इक्वल टू -1 प्लस 1, a इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कुछ गड़बड़ अगर मैंने नहीं की हुई तो a प्लस, अच्छा सॉरी ये फिर गड़बड़ होगी, देखिए ये साइंस का मैं क्यों कर रहा हूँ आज ऐसे। तो बिल्कुल सही है, a प्लस बी इक्वल टू 1। हाँ ये इक्वेशन देखो ना, यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 1 है, तो अब इधर से ये आ जाएगा 1, और ये -1 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू -1 उधर जाके 1 + 1 मतलब कि a इक्वल टू 2। तो देखिए इसमें a की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है, और b की वैल्यू आपके पास -1 आ रही थी। तो इस तरह आपने बस थोड़ा सा केयरफुल अलजेब्रा इसका करना था, ठीक है। तो मैंने जरा एक ही सेम रूटीन में काम को रखा है कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1, ठीक है।
तो मुझे वैसे रियलाइज हुआ था पीछे कि ए की वैल्यू 0 थोड़ा सा ज़रा अजीब सा लग रहा था, तो इसलिए एक दफ़ा चेकिंग से पता लग गया कि वो ये मिस्टेक हम कर रहे थे। ठीक, तो देखें बोलने से ये फ़ायदा, मैं लिख के बोलता जा रहा हूँ ना साथ साथ, तो आई एम रियलाइजिंग यार कुछ गड़बड़ हुई है, इससे ये भी पता चल जाता है। तो ये आपके पास ए और बी की वैल्यू यूँ निकल आएगी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22। जरा देखिए अब इस 22 वाले क्वेश्चन में क्या कहता है। आई थिंक ये इसका, चलिए अभी 23rd भी है। ठीक है, 22 वाले क्वेश्चन में कहता है, देखो अब ये वेक्टर्स का एक सवाल है। वो कहता है ओ ए का जवाब x है, यानी ओ से लेकर ए का जो वेक्टर है, देखो इधर एरो भी लगा हुआ है, ये एरो को और से देखो, तो ओ से लेके x तक, ए तक सॉरी, कहता है ये वेक्टर ओ ए जो है दिस इज x के बराबर, ओ बी जो है दैट इज y। तो अब ये देखिए कि ओ से लेके बी तक ये वेक्टर आपको y दिया हुआ है, तो ओ से बी y। अच्छा, आपको याद आ रहा है कुछ? और ओ से डी कहता है 3/7x प्लस 4/7y। ओ से डी, देखिए अब ओ से डी का वेक्टर ड्रॉन तो नहीं है, तो ये वेक्टर हमें खुद इधर ओ से लेके डी तक ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ओ से डी उसने कहा है ना, तो मैं ऐसे ओ से डी का एरो बनाऊंगा जो ओ से डी की तरफ जाएगा, और ओ डी का वेक्टर वैल्यू यहां मैं लिख लेता हूं कि दिस इज 3/7x प्लस 4/7y। उसके ऊपर वैल्यू लिखना ये बड़ी जबरदस्त आदत है। अब देखो एक बात समझो, अगर, चूंकि रिकॉल्स दे रहा हूं, तो ओ से ए तक अगर ये पॉजिटिव एक्स है, तो बता सकते हो, वैसे पूछूं अगर ए से ओ का वेक्टर अगर निकालना हो तो क्या होगा ये, तो ए से अगर ओ की तरफ आ रहे हो तो फिर ये -x होगा, याद है? इसी तरह अगर ओ से y, सॉरी ओ से बी अगर पॉजिटिव y है, तो बी से ओ क्या फिर ये नेगेटिव y नहीं होगा? सिमिलरली ओ से डी तक अगर 3/7x प्लस 4/7y है, तो डी से ओ जाते हुए ये -3/7x -4/7y नहीं होगा? अगर हम डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, तो याद है हर कंपोनेंट भी रिवर्स हो जाता है, याद आया? खैर, इस क्वेश्चन में उसने कहा कैलकुलेट द रेशो एडी एंड डीबी। देखिए जरा गौर से कि एडी जो है वो ये वाला वेक्टर है, इधर से लेके इधर तक, और डीबी उससे आगे का ये वाला पोर्शन। तो वो बेसिकली इस एडी और इसी डी से लेके बी, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एक रेशो मांग रहा है। जरा गौर करो बच्चों, रेशो तभी निकलती है ना जब पहले आप, देखिए मुझे पहले एडी का वेक्टर तलाश करना पड़ेगा। मैं पहले स्टेप में एडी का वेक्टर ढूंढूंगा, और फिर स्टेप 2 में मैं डीबी का वेक्टर तलाश करूंगा। तो ये दोनों वेक्टर्स निकाल के फिर इनका रेशो निकालना मुमकिन है। बट अब जरा बताइए कि मैं एडी का वेक्टर पहले, अब देखो इसने बेशक एरो ना लगाया हो, लेकिन इन वेक्टर्स का रेशो या तो सिमिलैरिटी के थ्रू निकल सकता था, बट इधर अब कोई रेशो वेशो दिया हुआ नहीं। तो फिर एक हल यही है कि मैं पहले एडी का वेक्टर ढूंढ लूं। जरा देखिए एडी का वेक्टर अब मैं कैसे फाइंड करूं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेप 1 में यू नीड टू फाइंड एडी। अब एडी निकालने के लिए जरा गौर करो कि अगर आपने ए से डी का वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है जी, ए से डी वाला वेक्टर, ये वेक्टर फाइंड करना है, दिस ए टू डी वाला, तो आप एक तो मार्क करो एरो इस तरह। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, देखिए ए से आपने डी तक जाना है। मुझे बताएं ए से डी तक जाने के लिए ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट? तो हम कहाँ जाएंगे? पहले ए से ओ की तरफ जाएंगे, ठीक है, ए से ओ और फिर ओ से डी। तो ये दोनों वेक्टर्स देखो अवेलेबल है ना हमारे पास। फर्क सिर्फ ये है कि ए से डी जाने के लिए ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से पहले ए ओ और फिर प्लस ओ डी। तो आप यहां से ए ओ प्लस ओ डी ये फाइंड करेंगे।
अब ए ओ कितना आएगा? देखिए अगर ओ से ए पॉजिटिव एक्स है तो ए से ओ क्या होगा? ए से ओ माइनस एक्स होगा। और अब ओ डी कितना है? देखिए ओ से डी तो आप उसी फ्लो में जा रहे हो ना, तो ये आएगा आपके पास 3/7x प्लस 4/7y। अब देखिए ओवर 1 करूं अगर, तो ये आपके पास कितना निकल आया? ये 7 निकल आया, तो ये इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आता है -7x प्लस 3x प्लस 4y। तो AD का वेक्टर आपके पास निकल आया। अब मुझे ये बताइए कि आपके पास जब ये AD निकल आया तो कितना निकलता है ये AD? -7x प्लस 3x इज -4x प्लस 4y अपॉन 7। ठीक है, आप चलिए अपने एल्जेब्रिक उसूलों के तहत, तो ये आपके पास ऐसे आ गया। अब मुझे बताओ कि क्या हमारे पास इस न्यूमरेटर में 4 कॉमन लिया जा सकता है? तो मैं, देखें, इसको थोड़ा सा पहले स्वैप अराउंड करता हूं क्योंकि नेगेटिव इन द बिगिनिंग विल स्लाइटली कंफ्यूज यू थोड़ा सा। तो आप AD का वेक्टर यूं निकाल लो कि ये 4y माइनस 4x अपॉन 7। ठीक है, ऐसे मैंने पॉजिटिव 4y पहले लिख दिया, -4x, तो इससे फर्क तो नहीं पड़ता। अब AD का वेक्टर आपके पास आ जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स अपॉन 7 होगा। 4 इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन 7 हो जाएगी। तो ये चले मैं अपना जवाब फिलहाल संभाल के इस तरह रख लेता हूं। अच्छा, तो अब देखिए इसमें ये आपके पास, इसका मतलब है AD का जवाब। देखिए AD का आंसर हमारे पास ये निकला, तो मैं इसको ऐसे हाईलाइट भी कर लेता हूं जस्ट फॉर रेफरेंस के ये हमारे पास सपोज AD का आंसर निकला है। तो AD का आंसर निकल आया 4 इंटू वाई माइनस एक्स, 4 इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन 7। ठीक है जी, तो ये 4 इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन 7 ये निकला। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने अब इधर से इस अगले DB का आंसर फाइंड करना है। देखिए ये जो D से लेके B तक ये वाला वेक्टर है सपोज, अब DB आपने ये वाला तलाश करना, बिकॉज DB उसने कहा था ना दोनों के बीच रेशो निकालना। अब DB के दरमियान रेशो कैसे निकालें? जरा ये देखिएगा कि देखिए DB के दरमियान अगर आपने रेशो निकालना है तो मुझे ये बताओ कि D से B जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखिए D से B जाना है तो आपको, D स्टार्टिंग पॉइंट है तो पहले DO और फिर यहां से ये OB करना पड़ेगा। तो ये DB के लिए DO प्लस OB। तो गौर कीजिए DO कितना आ रहा है? -3/7x -4/7y। देखिए DO जा रहे हो तो फिर पॉजिटिव 3/7x भी उलट हो जाएगा, -3/7x, और ये पॉजिटिव 4/7y भी -4/7y हो जाए। और साथ बताइए कि अब यहां से D से B जाना है तो फिर उसके लिए आपको DO तो आप हो आए, तो देखिए ये आपके पास सपोज DO इधर से इधर तक ये आ गया, -3/7x -4/7y, ये मैंने यूं लिख दी, और प्लस उसमें OB करना है। तो OB तो उसी फेवर में जा रहा है तो ये तो पॉजिटिव y ही होगा। तो DB का वेक्टर आप जरा देखो सिंपलेस्ट हो के कितना आता है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं इधर इनका LCM लूंगा यूं, तो ये इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 और ये इंटू 7 इंटू 7, तो ये -3x -4y प्लस 7y, तो ये DB आपके पास ये आ जाएगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि DB का जो वेक्टर बनता है दैट इज -3x, और देखिए ये -4y प्लस 7y कितना है? ये +3y बनता है अपॉन 7। अब इसको अगेन
थोड़ा सा अलाइन करें अगर, तो देखिए पॉजिटिव 3y को पहले लिख लूं, माइनस 3x को बाद में लिख लेता हूं। तो 3y माइनस 3x अपॉन 7, ठीक है। तो 3y माइनस 3x अपॉन 7, तो db, फाइनली db विल बी इक्वल टू, अब 3 कॉमन लूंगा तो y माइनस x अपॉन 7 ये आ जाए, ठीक है जी। तो अब गौर से देखिए कि ये दोनों जवाबात हमारे पास dx और db के ये निकल आए। अब देखिए आपके पास, सॉरी, ad भी निकल आया, ये जवाब, और db आपके पास ये जवाब। अब इनका रेशो निकालना है, तो रेशो निकालने से मुराद एडी रेशो डीबी से मुराद क्या है? इससे मुराद एक्चुअली आपने एडी का वेक्टर और डीबी का वेक्टर आपस में डिवाइड करना, एडी और डीबी को एक्चुअली डिवाइड करना। तो जरा गौर से देखिए, मैं अगर अब यहाँ पे इधर देखिए इसी के आगे करता हूँ, एडी के सामने इसका वेक्टर लिख लेते हैं। एडी न्यूमरेटर में है, डीबी डिनोमिनेटर में। याद है रेशोज निकालते हुए तो बच्चों, अब इसमें डीबी एडी का जवाब देखिए, आपके पास एडी का वेक्टर ये आया हुआ है, इनका रेशो निकालना है। तो अब ये 4 अपॉन y माइनस एक्स अपॉन 7। देखिए ये समझो कि एडी का पूरा वेक्टर मैंने ऐसे ऊपर न्यूमरेटर में लिख दिया क्योंकि एडी न्यूमरेटर में। अब इधर ना आपको एक बिगर फ्रैक्शन नीचे ये डालना पड़ेगा, ठीक। तो ये बेसिकली ये एडी का जवाब है और ये डिवाइडेड आ रहा है इधर वाला। अब डीबी का वेक्टर हमने क्या ढूंढा था, वो था 3 इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन 7, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि देखो एडी का वेक्टर मैंने इस तरह ऊपर न्यूमरेटर में लिख दिया ओवर, डीबी का वेक्टर मैंने ऐसे डिनोमिनेटर में लिख दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि आपने इन दोनों को आपस में डिवाइड करना। तो मैं जरा इधर नीचे आ जाता हूँ कि यहाँ पे ये 4 इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन 7, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय, याद है ये पूरा न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन है और ये डिवाइडेड बाय ये मैंने ऐसे लिख दिया, और ये डिनोमिनेटर आगे लिख देता हूं, तो ये होगा 3 इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन 7। अब देखिए ये 4 इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू वाई माइनस एक्स। तो अब गौर करो, ये 7 से कट गया और y माइनस एक्स पूरा y माइनस एक्स से कट गया। तो व्हाट आर यू लेफ्ट विद? यू लेफ्ट विद 4 एंड 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि AD अपॉन DB ये आ रहा है आपके पास 4/3, मतलब कि AD 4 यूनिट्स है और DB जो है वो 3 यूनिट्स है। तो इनके बीच रेशो 4:3 का आता है। अब देखिए इसका अगर हम बैक से वो देखें तो इसने पूरा वर्किंग करके इसने 4:3 और इक्विवेलेंट इसको ऐसे किया हो। तो ये पूरा सवाल आपको बेसिकली ऐसे करना था। तो इफ यू जस्ट लुक बैक, तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मैंने मिस की है कि यहाँ मुझे डीबी का आंसर जैसे ही निकल आया था तो यहाँ लिख लेना चाहिए था, दैट वाज 3 इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन 7 ऐसे करके, ठीक। तो फिर इन्हीं के बीच रेशो आप ऐसे तलाश कर सकते हैं। तो बाकी सारा ये काम किया हुआ है हमने, सिर्फ उसको अप्लाई किया जा रहा था कि इस तरह भी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन फॉर दिस पेपर। 23rd में कहता है जी कि द डायग्राम शोज। देखिए अब इसने इस सवाल में हमें ये कहा है, कहता है कि द डायग्राम शोज अ सॉलिड मेटल शेप मेड फ्रॉम अ कोन। कहता है कि डायग्राम में एक सॉलिड मेटल शेप है जो एक कोन से एंड अ हेमिस्फेयर से मिलके बनी है। दोनों का रेडियस कहता है 6.2 cm। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि ये पूरी सॉलिड शेप एक हेमिस्फेयर से, देखिए ये अब एक हेमिस्फेयर है
ये पूरी शेप सफेयर का एग्जैक्ट हाफ है, हेमी सफेयर इसलिए इसको कह रहे हैं। और ये जो आपके पास दूसरी शेप है, दिस इज बेसिकली अ कोन, ये जो नीचे ये दी हुई है, तो ये एक कोन है। अब आपने देखिए करना ये है कि इस हेमिस्फेयर का पिक्चर पे जरा आप ये देख लो कि ये हेमिस्फेयर है और एक आपके पास ये कोन है। हेमिस्फेयर में सिर्फ एक वेरिएबल इंपॉर्टेंट होता है विच इज द रेडियस। तो आप देख रहे हो इसका सेंटर से इधर तक रेडियस 6.2 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर का बच्चों और किसी चीज की हमें जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ उसका रेडियस पता होना चाहिए। तो अगर ये 6.2 है तो जाहिर है ये भी रेडियस जितना ही 6.2 cm होगा, अगर कभी मार्क करना पड़ जाए। याद है इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने किए थे क्लास में, और ये 6.2 cm ये भी रेडियस आएगा। खैर, और कोन के बारे में आपको तीन चीजें, कोन्स की डेटा के लिए तीन चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। एक उस कोन का रेडियस, एक उसकी वर्टिकल हाइट, और एक उसकी स्लांट लेंथ। तो देखो कोन चूंकि उस सफेयर के साथ, हेमिस्फेयर के साथ ज्वाइन अप हुआ हुआ है, तो उसका रेडियस भी यही 6.2 cm नहीं होगा, तो कोन का रेडियस भी 6.2 cm है। तो पहले तो हम इसमें डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि रेडियस ऑफ द कोन 6.2 है। आगे अब जरा देखिए, वो कहता है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड शेप इज 600 cm स्क्वायर। कहता है इस पूरे सॉलिड शेप का टोटल सरफेस एरिया 600 cm स्क्वायर। तो आपने कैलकुलेट करना है स्लांट लेंथ एल ऑफ द कोन। देखिए वैसे आपको मालूम है कि इसको मैं अगर वैसे इस तरह से एक डॉटेड लाइन की सूरत में रिप्रेजेंट करूं, तो ये तो इस कोन की कौन है, ये तो इस कोन की कहलाती है वर्टिकल हाइट। देखिए दिस इज द वर्टिकल हाइट ऑफ दिस कोन, जो ये रेडियस के साथ, देखो ये रेडियस है तो ये रेडियस, और तो इफ दिस इज द रेडियस 6.2 तो दिस विल बी द वर्टिकल हाइट, जो भी हमें मालूम नहीं है। लेकिन आप गौर करो, तो अब ये वाली जो लंबाई है, सी दिस लेंथ, दिस इज कॉल्ड, आप देख रहे हो इसके साथ उसने एल की वैल्यू भी लिखी हुई है यहाँ पे, इस लंबाई को वो स्लांट लेंथ कहते हैं। मैं चले थोड़ा सा इसको जरा बाहर बना देता हूँ ताकि आपको ये स्लांट लेंथ एल नजर आए यहाँ। तो दिस वैल्यू ऑफ लेंथ वुड बी कॉल्ड द स्लांट लेंथ ऑफ द कोन। देखिए हमारा सवाल में टास्क ये है कि हमने इस स्लांट लेंथ एल की वैल्यू तलाश करनी। अच्छा अब देखो, सरफेस एरिया ऑफ अ सफेयर विद रेडियस आर, ये फॉर्मूलाज आपको वैसे भी याद होने चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन विद रेडियस आर एंड स्लांट लेंथ एल इज पाई आर एल, तो ये सब हमने वैसे भी सीखा हुआ है। तो टास्क है कि आपने इसमें वर्टिकल हाइट नहीं बल्कि स्लांट हाइट ये तलाश कर। देखिए अब आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड शेप जो दिया हुआ है, तो मैंने आपको क्या बताया था, रिमेंबर कि जब आपको वो टोटल सरफेस एरिया की बात करे, ये गिवन है, तो फॉर्मूला हम यही लगाएंगे ना। ये 4 मार्क्स का सवाल है, तो आप इस कॉर्नर से शुरू करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, इसमें कौन कौन शामिल होगा। देखिए एक इसमें, मुझे बताओ जब इस पूरी सॉलिड शेप को पानी में डिप करोगे, टोटल सरफेस एरिया वाली कहानी याद है, पानी में डिप करने वाली कहानी थी। जब इसे डिप करोगे तो एक तो इसका ये बाहर से कर्व्ड सरफेस एरिया वेट होगा पानी से, याद है कि यू डिप द शेप इनटू द वाटर एंड टेक इट आउट, और विजुअल करो कि उस सॉलिड का कौन कौन सी एक्सटर्नल सरफेस पानी से वेट होगी। तो हम देखते हैं कि इसमें एक तो ये इसकी ये जो पूरी कर्व सरफेस है, ये पानी से सारी की सारी वेट होगी। बट देखिए इसमें अब ये सर्कुलर बेस का एरिया चूंकि वाटर को एक्सपोज नहीं है, तो ये वेट नहीं होगा। तो आपने इसमें एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड में एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इसमें वेट होगा, ठीक है, और प्लस साथ इसमें और कौन वेट होगा, कि देखिए सर्कुलर बेस का तो एरिया नहीं, लेकिन ये जो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है,
ये सारे का सारा इसमें वेट होगा। तो हम इस तरह से, याद है पहले इंग्लिश वर्डिंग्स में एक वो पूरा फॉर्मेट बनाते हैं। अब जरा देखिए कि आपके पास टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर क्या होगा। देखिए इस हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, अब आपको पता है कि हेमिस्फेयर का स्फेयर का फुल कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई r² होता है। अब चूंकि ये हेमिस्फेयर है तो इसको हम हाफ कर देंगे, और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर आ गया ऐसे करके कि आपने यूं लिख दिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होगा, तो कोन तो पूरी πr_l इस तरह से ये नहीं निकल आई। अब जरा देखिए कि ये 2 1 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स कैंसिल होके ये 2 πr² बन गया और प्लस πr_l बन गया। तो मुझे बताइए कि 2 इंटू, अब देखिए उसने जब बताया ना हो, अच्छा सॉरी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड तो आपको उसने दे दिया हुआ इधर 600 cm²। तो अब उसके थ्रू सब्जेक्ट मेकिंग से हम इसका स्लांट लेंथ L ये फाइंड करेंगे। अब देखिए आपने पाई की वैल्यू 3.142 और रेडियस 6.2 का स्क्वायर है, तो 6.2 इंटू 6.2 ये कर दिया। तो देखिए आपके पास ये 2 से 2 कट के 2 πr² आ गया था। तो 2 की जगह 2 लिख दिया, पाई की जगह ये, और रेडियस इंटू रेडियस। और अब उसके साथ हम प्लस करेंगे, तो पाई इज 3.142 इंटू रेडियस 6.2 है इंटू स्लांट लेंथ L। तो अब मुझे ये बताइए कि स्लांट लेंथ L ये आपके पास ऐसे आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ से ये देखें कि 600 इज इक्वल टू, ज़रा बताइए कि कैलकुलेटर पे अब अगर हम इस पूरे पोर्शन का जवाब निकालना चाहें तो ये कितना आएगा, ज़रा ये देख लेते हैं। तो ये आएगा 2 इंटू 3.142 इंटू 6.2 इंटू 6.2, तो ये आपके पास बनेगा 241.5। अब चूंकि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने उठाना है तो ये 241.5 तक, क्योंकि आगे भी ये चल रहा है तो अब 4 सिग्निफिकेंट इसमें से उठाएंगे, प्लस ये जो चीज बनेगी 3.142 इंटू 6.2 इंटू L। तो ये 3.142 इंटू 6.2 तक करेंगे, क्योंकि L तो साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो 19.4804 आ रहा है, तो ये 19.48 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 19.48 टाइम्स L, ये भूलना मत कि L भी साथ लिखेंगे। नाउ व्हाट द नेक्स्ट थिंग इज कि देखिए अब आपको अलजेब्रा तो आती है, तो पहले ये तो L वाली टर्म है ना, तो इन दोनों को कहीं ऐड अप ना कर देना। पहले पहले ये 241.5 इसमें से माइनस होगा, तो 600 माइनस 241.5 और ये 19.48 L आ गया। अब 600 माइनस 241.5, तो ये आ जाएगा आपके पास 358.5। तो ये 358.5 आ गया इज इक्वल टू 19.48 टाइम्स L। तो L वुड बी 358.5 डिवाइडेड बाय 19.48, तो ये आएगा आपके पास 18.40। तो L वुड बी 18.40। तो ये L की वैल्यू अब कितनी आती है, दिस इज 18.4 सेंटीमीटर्स। तो अब गौर करो कि ये L की वैल्यू 18.4 सेंटीमीटर्स आ गई स्लांट लेंथ। तो ये पूरी एक फुल फ्लैश वर्किंग इसमें हमें ये करनी थी। तो लेट्स सी कि आपका आंसर 18.4 यही आ रहा है, और 18.40 तो चलो वही 4 सिग्निफिकेंट वाला है, बट आपने 4 तक कॉपी करके 3 तक इसको राउंड करना होता। अब देखिए बच्चों, ये आपके पास ना एक पूरा सवाल था, इसमें इस टाइप के अब काफ़ी हमने क्वेश्चंस किए हुए भी हैं कि जिसमें हमें ढूंढना आता है। तो अब अगर फर्ज करो इसके बाद ये पूछता कि इस पूरी शेप का वॉल्यूम ढूंढो, तो अब स्लांट लेंथ तो आपके पास 18.40 आ गई, मैं इस डेटा में लिख देता हूँ अनराउंडेड वाली, बट हाइट ढूंढनी होती तो फिर क्या करते हैं, तो फिर इस रेडियस, अब देखो ना ये स्लांट लेंथ अगर 18.40 है तो इसका मतलब है ये भी तो 18.40 ही है।
तो अब अगर आपको ये स्लांट लेंथ पता है और ये रेडियस पता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर याद है आप इसकी वर्टिकल हाइट ढूंढ सकते हो, जिसमें ये 18.40 हाइपोटेन्यूस होगा, ये रेडियस 6.2 बेस हो जाएगी और हाइट परपेंडिकुलर आ जाएगी। तो मैं एक वैसे याद करवा रहा हूँ कि याद है हमने इस तरह से फिर हाइट ढूंढना भी सीखी भी है, और जब हाइट निकल आए तो फिर आप इस पूरे शेप का वॉल्यूम भी तलाश करना होता तो हमें ढूंढना ये आता है। तो इस तरह की काफ़ी प्रैक्टिसिंग हमने थ्रू आउट द सेशन मेंसुरेशन काफ़ी डिटेल से किया हुआ है। तो ये बच्चों आपका 23rd क्वेश्चन का फुल फाइनल जवाब था। अब देखिए यहाँ पे ये पेपर आपका आके कंप्लीट होता है, तो